बाहरी आउटलाइन यहाँ बना ली तो भी होते हमारे लिए बढ़िया। एक दूसरे का देख के हंसना मत, ठीक है। चलो बताओ जापान में कितने द्वीप बनाए? 4। कौन कौन से? बता रहा है कोई? पता है? होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकु। जापान में 4 द्वीप पड़ते हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकु। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकु। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु, ठीक है। दूसरा होक्काइडो, फिर तीसरा कौन सा है? ठीक है, इसके ऊपर में भी आपको छोटे छोटे कुछ द्वीप दिखाई देंगे। बताएं, पहले सागर देख लेते हैं। सागर नहीं हुए थे, क्या हुए थे? हो गए थे। तो मुझे आंसर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा महासागर है भारत के दक्षिण में? हिंद महासागर है, ठीक है। यहाँ कौन सा महासागर, यहाँ कौन सा सागर है? अरब सागर, अरेबियन सी। यहाँ कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी। लेकिन इसके जस्ट नीचे आते हैं जो अंडमान के पास एक सागर पड़ता है, कौन सा? अंडमान सागर। फिर उसके बाद में बताएं इधर नीचे, इधर आ जाए पूर्व की तरफ, तो यहाँ पर जावा और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा द्वीप के मध्य एक सागर पड़ता है उत्तर में, कौन सा? जावा सागर, जावा सागर। यहाँ कौन सा सागर है? दक्षिण चीन सागर है, यहाँ पर है दक्षिण चीन सागर। यहाँ कौन सा सागर रहेगा चीन के पूर्व में? पूर्वी चीन सागर, चीन के पूर्व में है पूर्वी चीन सागर। उसके बाद में यहाँ बताएं यहाँ कौन सा सागर रहेगा? जापान सागर। अच्छा, जापान सागर को कुछ और भी नाम से जाना जाता है? पूर्वी सागर, येलो सी नहीं, पूर्वी सागर। येलो सी मिलेगा आपको कोरिया के इधर साइड में, नीचे साइड में। पीला सागर, इसके अंदर में आपको देखोगे खाड़ी मिलेगी, मोबाइल की खाड़ी। चलिए, उसके बाद में हम लोग यहाँ बात करते हैं इस जावा सागर के जस्ट पूर्व में आपको मिलेगा तिमोर लेस्ट देश के नाम पर तिमोर सी, तिमोर सागर, ठीक है। उत्तर में आप देखोगे तो यहाँ पर एक आइलैंड है सेल्विस आइलैंड, जिसको सुलावेसी द्वीप कहते हैं। उसी के नाम पर एक सागर का नाम क्या है? सेल्विस सागर, ठीक है। सेल्विस सागर ये सुलावेसी द्वीप के नाम पर सुलावेसी सागर। चलिए, एक और देखिए आप, यहीं पर हमने देखा था बांडा सागर। बांडा सागर भी यहीं पर है, जावा सागर के समीप थोड़ा सा पश्चिम में बांडा सागर। उसके बाद में थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के सागर की बात करें तो एक दिखेगा आपको आरापुरा सागर, ठीक है। आरापुरा सागर देखिए अपने को, ओके। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक इसके दक्षिण में, मतलब कि सेल्वी सागर के दक्षिण में आपको मिलेगा फ्लोर्स सागर, फ्लोर्स सी दिया हुआ है, फ्लोर्स सी या फ्लोर्स सागर। इसी आइलैंड के समीप घूमते रहे नीचे, फ्लोर्स सी, हाँ हाँ फ्लोर्स सी। फिर ऊपर देखोगे एक आपको मिलेगा जो सेल्वी सागर है, उसके ऊपर में सुलू सागर, सुलू सी, ठीक है, दिया हुआ है सुलू सी। फिर यहाँ आ जाएंगे हम लोग रूस का जो सकालिन आइलैंड है, बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है। ऐसा माना गया, माना क्या मतलब ऐसा रूस ने कहा है कि हमने यूक्रेन के जो 5 लाख नागरिकों को सकालिन आइलैंड में कैद कर रखा है, ये रूस ने कहा है अभी। तो ये सकालिन आइलैंड चर्चा में आ गया। अब डायरेक्ट आपसे रशिया यूक्रेन से प्रश्न आप पूछे तो प्रश्न ये पूछ ले, पता है सकालिन आइलैंड कहाँ पड़ता है? सकालिन आइलैंड कहाँ पड़ता है? उसके पूर्वी भाग में सबसे बड़ा द्वीप है इसका, रूस का पूर्वी क्षेत्र में सकालिन आइलैंड। इसी से एक जल संधि निकलती है अंदर से, कौन सी? सकालिन आइलैंड से टाटा जल संधि, यानी क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी जल संधि है,
टाटा जल संधि दुनिया की सबसे बड़ी जल संधि, और दुनिया की सबसे चौड़ी कौन सी है? डेविड जल संधि। डेविड जल संधि दुनिया की चौड़ी जल संधि। तो यहाँ पर इसके उत्तर में आप देखोगे तो एक सागर है जिसका नाम है ओखोटस्क सागर, ठीक है, ओखोटस्क सागर। फिर पूर्व में हम लोग देखेंगे कौन सा सागर पढ़ा था? बेरिंग सी या बेरिंग सागर। फिर और देखेंगे उत्तर में तो कौन सा सागर पढ़ा था? चुक्सी सागर, है ना, चुक्सी सी या चुक्सी सागर। फिर इधर देखेंगे तो कौन सा पढ़ा था? ईस्ट साइबेरियन सी, ईस्ट साइबेरियन सी। फिर और देखा था हमने यहाँ पर कौन सा पढ़ा था? लेप्टिव सागर। फिर लेप्टिव सागर के पूर्व में आप देखेंगे तो कौन सा पढ़ा था? और पश्चिम में कारा सागर। कारा सागर के बाद फिर वो यूरोप वाले भाग में चले जाते हैं, बैरेंट सागर, है ना, स्वेत सागर, ये सारे। चलिए अब खाड़ियां हमने देखी थी लास्ट में, ये नहीं पढ़ पाए थे, बता दें नहीं हो गई थी? जब एक दूसरे से झगड़ा है बता दो कि इंफॉर्मेशन होता है ना। चलिए तो बताया मैं जिनको बताओ तो नहीं तो बताना। यहाँ कौन सी खाड़ी है? ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहाँ कौन सी खाड़ी पड़ेगी? भारत और श्रीलंका के बीच में बाघ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। एक तरफ पड़ेगी बाघ की खाड़ी, एक तरफ मन्नार की खाड़ी, ठीक है। यहाँ कौन सी खाड़ी पड़ेगी? इसके नीचे, गुजरात के नीचे खंबात की खाड़ी है यहाँ पर, ये है खंबात की खाड़ी। यहाँ कौन सी है? कच्छ की खाड़ी, ठीक है। यहाँ कौन सी खाड़ी पड़ेगी? अरब प्रायद्वीप के पूर्व में ओमान की खाड़ी, ठीक है। ओमान की खाड़ी के अंदर की तरफ कौन सी खाड़ी है? पर्शिया की खाड़ी है, गल्फ ऑफ पर्शिया, ठीक है, फारस की खाड़ी। यहाँ पर कौन सी खाड़ी पड़ेगी? अदन की खाड़ी। और यहाँ पर कौन सा सागर पड़ेगा? लाल सागर। लाल सागर के उत्तर में यहाँ पर एक और खाड़ी पड़ेगी, ऐसे सिनाया पेनिनसुला हम लोग बता रहे हैं, ऐसे कौन सी? अकाबा पूर्व में या पश्चिम में? पूर्व में। यहाँ पर पड़ेगी अकाबा की खाड़ी, यहाँ पर पड़ेगी स्वेज की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पर अकाबा की खाड़ी, यहाँ पर स्वेज की खाड़ी। चलिए यहाँ पे पश्चिम में कौन सा सागर पड़ेगा? यहाँ पर भूमध्य सागर। यहाँ पर कौन सा ये सागर बनाया? लगभग काला सागर, एक ब्लैक सी। काला सागर के उत्तर में आपको मिलेगा एगव सागर, ठीक है। और दक्षिण में मिलेगा इधर पश्चिम में कौन सा? मरमरा सागर, ठीक है। और साथ में कैस्पियन सागर, ये झील है कैस्पियन सागर। और उसके बाद में यूरोपीय रूस में चले जाते हैं। चलो यहाँ बताओ कि यहाँ पर हमने एक खाड़ी पड़ी थी म्यांमार में, मर्दबान की खाड़ी, याद है सभी को? म्यांमार में तो मतलब म्यांमार में नहीं पड़ी थी तो आपको पूरी खाड़ियां नहीं होगी। चलिए म्यांमार का मैप निकाले, म्यांमार के मैप में देखिए नीचे मर्दबान की खाड़ी, कोको आइलैंड की वही बात, अभी खाड़ी की बात कर रहे हैं। मर्दबान की खाड़ी, मर्दबान की खाड़ी मिल गई सभी को? म्यांमार के दक्षिण में चले जाए जहाँ पर सालवेन इरावदी नदी गिर रही है गड्ढे में, मिल गई मर्दबान की खाड़ी, ओके। तो चले गए म्यांमार, बंगाल में चले म्यांमार की। हाँ तो मर्दबान की खाड़ी मिल गई, अकाबा की खाड़ी याद रखिएगा। अगला देखिए नीचे थाईलैंड की खाड़ी, ठीक है। यहाँ देखिए थाईलैंड की खाड़ी, ये मान लेते हैं हम लोग थाईलैंड है इस प्रकार से। तो थाईलैंड की खाड़ी मिल जाएगी, मिली, ओके। थाईलैंड की खाड़ी बार बार पढ़ोगे तो ही जाके याद हो पाएगी। थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी बैंकॉक के नीचे आप देखोगे तो थाईलैंड की खाड़ी आपको मिल जाएगी। उसके साथ में देखिए आप ताइवान की खाड़ी, यहाँ पर चीन का एक द्वीप देखिए हैनान द्वीप, चीन के दक्षिण में एक द्वीप देखिए हैनान द्वीप, यहाँ पर मिलेगी आपको ताइवान की खाड़ी दक्षिण में, सॉरी इसको ताइवान के और टोकिन दोनों की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। टोकिन की खाड़ी भी बोलते हैं, टोकिन की खाड़ी या टकिन की खाड़ी, टकिन की खाड़ी, ओके। ताइवान के पूर्व में है ये टकिन की खाड़ी। चलिए अगली खाड़ी देखें आप, बोहाई की खाड़ी। बोहाई की खाड़ी कहाँ मिलेगी? मिली चीन के साइड में, कोरिया की खाड़ी बाहर है। यहाँ देखिए पीला सागर, पीला सागर के अंदर दसा वाला भाग है इस प्रकार से, उसको बोलते हैं बोहाई की खाड़ी, बोहाई की खाड़ी, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है चिहिली की खाड़ी,
चिलिली की खाड़ी, ठीक है। बोहाई की खाड़ी का दूसरा नाम है चिलिली की खाड़ी। चलिए, तो ये एशिया क्षेत्र में पड़ने वाले प्रमुख बे और गल्फ बे। गल्फ और बे में अंतर तो आप लोग जानते हो क्या होता है? हाँ, गल्फ में लार्ज एरिया में वाटर अंदर तक चला जाता है और बे में थोड़ा सा कम एरिया में जाता है। यानी कि दोनों ही भाग क्या होते हैं? स्थलीय भाग में समुद्र के द्वारा जलीय भाग जो बना रहता है, बना हुआ भाग, इसको बोलते हैं गल्फ और बे। हिंदी में खाड़ी बोलते हैं दोनों। अच्छा, एक और शब्दावली आती है, आपने नाम सुना होगा क्रीक, सुना? क्रीक, जैसे सर क्रीक, सर क्रीक सुना? कहाँ? गुजरात में। गुजरात में आप देखोगे, गुजरात का आपने मैप देखा होगा ध्यान से, तो गुजरात के मैप में एक हल्का सा ऐसे इतना सा दसा हुआ है, उसको बोला गया सर क्रीक। क्रीक मतलब क्या होता है? ये भी जलीय क्षेत्र होता है, लेकिन एकदम सकरा पतला लंबा क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं क्रीक, ठीक है। एक थोड़ा सा बड़ा चौड़ा हिस्सा रहेगा, उसको बोलेंगे गल्फ, और हल्का सा गोलाकार रहेगा, उसको बोलेंगे बे, ठीक है। तो ये हो गया क्रीक, एकदम पतला सकरा लंबा जलीय क्षेत्र, इसको बोलेंगे क्रीक, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे सर क्रीक और भी क्रीक आते हैं। हाँ, तो ये हमने पढ़े एशिया की प्रमुख खाड़ियां। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एशिया के प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान और नदियां। चलिए, तो सबसे पहले एशिया के मैप में आप निकाले पामीर का पठार, निकाला? पांच सर बोलते हैं कि पामीर के पठार से वैज्ञानिक लोग सोच रहे हैं कि मतलब 5 सीढ़ियां निकली हुई थी उससे, तो पता ही नहीं लगा पा रहा मतलब कैसे क्या है, पता ही नहीं चल रहा। कैसा नहीं चल रहा पता? मतलब कैसे निकल रहे हैं, मतलब कैसे क्या है, कैसे निकल रहे हैं? हाँ, अच्छा, ठीक है। आप तो देखो कैसे निकल रहे हैं, हमें ये अभी नहीं पढ़ना कैसे निकल रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि कहाँ निकल रहे हैं, ठीक है। देखें, भारत देखें, भारत के ऊपर एक देश देखें ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के ऊपर देखिए आपको तुर्कमेनिस्तान और साइड मिलेगी आपको कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। वहीं पे आपको मिलेगी पामीर गांठ, पामीर लिखा होगा, अंग्रेजी में लिखा होगा पामीर, कुछ नहीं होगा, सिर्फ पामीर लिखा होगा। वो क्या है? एक्चुअल में नोड है, एक गांठ है। नोड क्या मतलब कि वहां से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों की तरफ क्या निकले? पर्वत निकले हुए हैं। आप देखोगे कि इस पामीर में यहाँ पर एक नोड बनी हुई है, इस नोड से दक्षिण में एक निकलता है हिंदू कुश, ठीक है, देखा हिंदू कुश, मिल गया होगा सभी को हिंदू कुश। एक तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको गुल्लूनसान, गुल्लूनसान, मिल गया। चीन में पर्वतों को शान बोला जाता है, ठीक है, गुल्लूनसान। एक और देखिए तियानसान, मिल गया सभी को, तियानसान, ठीक है, हिंदू कुश। और थोड़ा बहुत देखें तो इसी के दक्षिणी एकदम एक कगारी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक ट्रेन निकलता है काराकोरम, मिल गया, काराकोरम। तो इस प्रकार से और भी उस क्षेत्र में से बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां निकली है, तो आकर यहाँ पर एक नोड बना रही है, एक गांठ बना रही है, ये पर्वत श्रृंखला पामीर। इसको पठार भी बोला जाता है। वैसे एक नोड है ये, जहाँ पर आकर बहुत सारे पर्वतों के समूह आकर मिल रहे हैं, तो ये पठार भी कहा जाता है, इसको एक पर्वत भी कहा जाता है, एक गांठ भी कही जाती है। कई बार इसको कहा जाता है कि ये एशिया में सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण करती है, सबसे ऊंचे पर्वतीय पठारी क्षेत्रों का निर्माण करती है। इस कारण इसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की छत, विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार, ठीक है। अब आप देखोगे नीचे की तरफ आपको फिर दिखाई देगा काराकोरम, काराकोरम दिख रहा है भारत में, ठीक है। काराकोरम श्रेणी जो है वो किस क्षेत्र में आती है, किस हिमालय में आती है? ट्रांस हिमालय, भारतीय हिमालय या फिर हिमालय का भाग है या नहीं है? सर, 4 भाग है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और आशीर्वादी हिमालय। चलिए, ये भौगोलिक दृष्टि से हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हुआ था? जब आपने प्लेटें पढ़ी है, प्लेट में ये सबसे बड़ी प्लेट है दुनिया की, इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन प्लेट,
ठीक है, जिसमें यूरोप और एशिया दो प्रमुख महाद्वीप जो हैं वो एक ही प्लेट पर अवस्थित है। पूरा यूरोप का अधिकतर भाग कुछ द्वीपों को छोड़ दे तो और एशिया का अधिकतर भाग इसी प्लेट पर मौजूद है। तो ये जो यूरेशियन प्लेट है इसी यूरेशियन प्लेट का भाग है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भारत तो नीचे सटा हुआ था अफ्रीका में, उधर मेडागास्कर के पास में, वहां से उठता हुआ आया और यहाँ पर जाकर से टक्कर मारी और ये दोनों सट गए। सटने के दौरान क्या हुआ, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, लंबाई में विस्तृत रूप से पर्वत श्रेणी फैली। तो ये पर्वत श्रेणी कौन सी थी? हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के एक समय में नहीं, ऐसा नहीं कि एक बार फैली हो, इससे 3 फोल्ड बने, मतलब एक फोल्ड, फिर दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड, फिर अलग-अलग फोल्ड बाद में बनते चले गए छोटे-छोटे। तो सबसे पहले भी एक फोल्ड पहले से एक कगार का भाग था जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में एक पर्वत श्रेणी आती है काराकोरम। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम की केटू। केटू का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय में इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है केटू, याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी भी केटू या गॉडविन ऑस्टिन ही है, ठीक है। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आंख बंद करके लगा देना केटू या गॉडविन ऑस्टिन। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अभी भी आपको लिखाना है माउंट एवरेस्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट। कहां पर है? नेपाल में अवस्थित है ना। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? ये माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप लगाना कंचनजंगा, ठीक है। अब याद रखोगे, तीनों कंफ्यूजन याद रखना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केटू या गॉडविन ऑस्टिन। ये हिमालय में शामिल नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, काराकोरम श्रेणी का भाग है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर हिमालय के संदर्भ में पूछी जाए तो आप कंचनजंगा याद रखिएगा। विश्व की पूछी जाए तो आप माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि कहां पड़ती है? नेपाल हिमालय में अवस्थित है। नेपाल हिमालय में अवस्थित है। चलिए, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, आप थोड़ा सा भारत के बारे में पढ़ लेते हैं। हिमालय में भारत का मैप निकालो, वहां पर आपको बहुत सारी संरचनाएं दिखाई देगी। देखिए भारत का मैप, भारत का निकाले जिसमें जम्मू कश्मीर दिया हो, जम्मू कश्मीर दिया हो, फटाफट से निकाले। हाँ, ये वाला मैप, ये वाला निकाले। थोड़ा सा जब पढ़ी रहे तो भारत के संदर्भ में भी आपको पढ़ जाए। ये वाला मैप निकाले सभी, ये वाला मिल गया। चलिए, सबसे पहले ऊपर देखेंगे, आपको मिलेगा लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर नीचे मिलेगी जास्कर और उसके भी ऊपर मिलेगी काराकोरम। काराकोरम लद्दाख जास्कर मिल गई। काराकोरम लद्दाख जास्कर, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। फिर नीचे आपको मिलेगा महान हिमालय, लिखा होगा सलम। ये आगे अगर आप पूरा वाला मैप देखोगे पलट कर तो आपको यहाँ तक मिलेगा पूरा नेपाल, इसका कई सारे भाग, जैसे कि कैलाश पर्वत श्रेणी इसकी कहाँ आती है? नेपाल में, चाइना वाले तिब्बत वाले क्षेत्र में आती है। तो आप क्या देखो, आपने देखो ना कि लोग मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, तो कहाँ पर जाना पड़ता है उनको चीन होकर जाना पड़ता है। जो दर्रे पार करते हैं बाद में वो चीन में जाते हैं, चीन का नियंत्रण है वर्तमान के क्षेत्र पर। तो ये कैलाश पर्वत श्रेणी जो है, हमारी मान्यता से जुड़ी हुई कि कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का तीर्थ स्थल है। तो लेकिन लोग जाते हैं तो चाइना में जाना पड़ता है, चाइना के नियंत्रण अधिकार क्षेत्र में। वैसे ये पहले तिब्बत जो स्वायत्त क्षेत्र है, तिब्बत ऑटोनोमस टेरिटरी था, उसके अंदर में आता था। लेकिन चाइना ने जब तिब्बत पे कब्जा किया तो इस पे भी कब्जा कर लिया, मतलब क्षेत्र में उसका नियंत्रण अधिकार है। तो इस क्षेत्र में जाना पड़ता है हमें, ठीक है। फिर नीचे आप देखोगे एक और शब्द दिया होगा, महान हिमालय के नीचे लघु हिमालय, क्या हुआ है? नहीं दिया, लघु हिमालय दिया नहीं होगा। तो नीचे ये देखिए सारी चीजें, हिमालय का हिमालय दिया है,
ठीक है, लघु हिमालय आप लोग घर में जाके देख लेना, शिवालिक हिमालय देख लीजिए, हिमालय के भाग है प्रमुख, ठीक है। चलिए अब देखें आप एशिया के पर्वतों में अगला देखें आप लोग अराकान योमा। अराकान योमा कहाँ मिलेगा? म्यांमार में। मिल गया अराकान योमा? मिल गया अराकान योमा? जल्दी देखिए म्यांमार में क्या है, अराकान योमा मिलेगा। अराकान योमा के पूर्व में इसका छोटा भाई मिलेगा आपको पेगु योमा। पेगु योमा एक तरफ मिलेगा अराकान योमा, अराकान योमा, फिर नीचे मिलेगा पूर्व की तरफ पेगु योमा। मिल गया? म्यांमार के मैप में क्या है पर्टिकुलर तभी मिलेगा। आप एशिया के मैप में ढूंढते रहे शायद ना मिले। म्यांमार का मैप दिया हुआ है सभी के एटलस में अलग से। मिल गया पेगु योमा? पेगु योमा दो नदियों को अलग करता है, जैसे कि सतपुड़ा अलग करता है नर्मदा और ताप्ती को, उसी प्रकार से ये भी अलग करता है। पेगु योमा भी एक तरफ की सालविन है, एक तरफ सालविन है, एक तरफ गिरावली है, और इस पेगु योमा जो क्षेत्र है इसके दक्षिण का भाग में आपको पठार दिखेगा, शांत का पठार, जो कि इसका बहुत उपजाऊ क्षेत्र है म्यांमार का। गिरावटी और सालविन दो नदियों को अलग करता है, गिरावती और सालविन, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी नदी है म्यांमार की, सबसे बड़ी नदी है सालविन, म्यांमार की गंगा कही जाती है गिरावती, ठीक है। चलो अगला ये हो गया। अब आप देखिए हिंदुकुश पर्वत पे आ जाए। हिंदुकुश पर्वत दिख रहा है सभी को? पाकिस्तान वाले भी चले जाए, पाकिस्तान में निकाले फटाफट से, पर्टिकुलर पाकिस्तान का निकाले। मिल गया हिंदुकुश? हिंदुकुश के नीचे देखोगे तो आप मिलेगा सुलेमान। मिल गया? देखिए ध्यान से आपको मिल जाएगा हिंदुकुश का नीचे दक्षिणतम विस्तार है जिसका नाम है सुलेमान। मिल गया? सुलेमान पर्वत श्रेणी, सुलेमान रैंक दिया होगा, ऐसा नाम होगा कुछ, सुलेमान का है, नीचे देख लेना क्या लिखा हुआ है, सुलेमान। मिल गया? फिर नीचे देखिए सुलेमान के नीचे किरथर, किरथर मिल गया? किरथर दक्षिणतम, यानी कि पाकिस्तान के पूर्व में आ जाए एकदम लंबा विस्तार में, ऊपर हिंदुकुश, फिर उसके नीचे सुलेमान, फिर उसके नीचे किरथर, फिर ऐसे चले जाए तट के किनारे, तट में चले जाए तो आपको मिलेगा मकरान। मिल गया मकरान? मकरान, ओके। चलिए तो मकरान तट मिल गया। अब आप देखिए आप लोग जागरेव, जागरोस, जागरोस, जागरोस मिला ईरान में, यहाँ मिलेगा। ईरान में चले जाएं, या तो उसमें दिया होगा, एशिया वाले मैप में नहीं दिया होगा, आप ईरान में चले जाएं। मकरान के बाद में आपको मिलेगा जाग्रेस, जाग्रोस। नहीं मिल रहा? कैसे नहीं मिलेगा भैया? फारस की खाड़ी के उत्तर में देखिए जरूर मिलेगा। मिल गया? हाँ जाग्रोस, जाग्रोस के उत्तर में देखना नेक्स्ट कैस्पियन सागर के नीचे एल्बुर्ज माउंटेन, एल्बुर्ज पर्वत मिला? यस या तो बोलो। नहीं मिला? हाँ कैस्पियन सागर के जस्ट नीचे मिलेगा आपको एल्बुर्ज, एल्बुर्ज, एल्बुर्ज में देखें, एल्बुर्ज के बीच में आपको मिलेगा दाउमंद, देवमंद या दाउमंद, ठीक है। कैस्पियन सागर ये मान लेते हैं हम लोग, ये ईरान है, ये कैस्पियन सागर थोड़ा दूर भाग गया, इसको पास में ले आते हैं, ये इस साइड से मान लेते हैं ये ईरान है, ठीक है। ये ईरान है, ये ईरान के उत्तर में आपको कैस्पियन सागर मिल जाएगा, और यहीं पर मिल जाएगा एल्बुर्ज, एल्बुर्ज, एल्बुर्ज में इसके सबसे ऊपर शिखर देखिए देवमंद, देवमंद ये क्या है, शांत ज्वालामुखी है, दिया हुआ है दावामंद, दावामंद दिया, ठीक है दावामंद कर लेना, देवमंद या दावामंद दोनों नाम आते हैं। और इस साइड में मिलेगा दक्षिणतम में आपको जाग्रोस, मिल गया जाग्रोस? अरे क्या है सात ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये कुछ कह रहा है, हाँ ये क्या है, शांत ज्वालामुखी है। ईरान में दो शांत ज्वालामुखी पड़ते हैं, एक तो पड़ता है देवमंद, एक पड़ता है कोह सुल्तान, ठीक है। दो ज्वालामुखी पड़ते हैं, कोह सुल्तान और देवमंद, ज्वालामुखी पर्वत है दोनों ही। देखिए हम आ जाते हैं वापस बाबेल घाट पर, सभी लोग देखिए इधर, उधर ना देखें।
पामीर घाट पर। पामीर घाट का एक सिरा निकलकर पाकिस्तान में जाता है हिंदुकुश पर्वत के नाम से। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत का दक्षिणतम छोर है सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत आगे जाके उड़ जाता है किसके रूप में? किरतर की पहाड़ियों के रूप में। किरतर की पहाड़ियां आगे जाके पाकिस्तान के तटीय किनारे पर जाकर क्या बनाती है? मकरान की पहाड़ियां। मकरान रेंज आपको दिया होगा, मकरान तट का निर्माण करती है। और मकरान तट आगे जाके ईरान के किस नाम से जाना जाता है? जाग्रोस पर्वत श्रेणी के नाम से, मतलब जाग्रोस पर्वत श्रेणी। तो इस प्रकार से एक पर्वत हिंदुकुश इस प्रकार से पाकिस्तान को चारों तरफ से कवर किए हुए हैं। तो याद रखिएगा हिंदुकुश पर्वत का एक विस्तार है। ठीक है, सारा यहाँ से लेकर हिंदुकुश, सुलेमान, किरतर, मकरान, जाग्रोस, याद रखिएगा। ठीक है, और एक और है ऊपर में एल्बुर्ज पर्वत। एल्बुर्ज पर्वत की सबसे छोटी है देवबंद, ईरान में। चलिए, और अगले हमने देख लिया कुल्लू सागर, तियानशान देख लिए चाइना में। ठीक है, इधर पेगुयोमा, अराकानियोमा हो गए। उसके बाद में देखें आप यूराल माउंटेन, यूरोप में एशिया को अलग करने वाला यूराल पर्वत, मिल गया, रूस में मिल जाएगा यूराल पर्वत, सबको मिल गया। ओके, यूराल पर्वत से एक नदी निकल रही है, कौन सी निकल रही है? यूराल नदी निकल रही है। ठीक है, यूराल पर्वत से यूराल नदी निकल रही है, याद रखिएगा। अगला देखिए, टर्की में एक पर्वत मिलेगा आपको टॉरस माउंटेन या टॉरस की गांठ, इसे लिखा होगा उसमें, टर्की में टॉरस। हाँ हाँ, टॉरस पर्वत या टॉरस दगलारी लिखा होगा, टॉरस दगलारी। ओके, याद रखिएगा टॉरस दगलारी, ये टर्की में विस्तृत है। अब आप टर्की और ईरान के मध्य में उत्तर की तरफ देखें, जहां पर हमने 3 पर्वतीय देशों के नाम पढ़े थे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। काकेशस पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है? काकेशस पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। तो यहाँ पर जो जिस प्रकार से नोड हमने पढ़ी थी कि ये नोड यहाँ पर बनी हुई है, कहाँ पर? पामीर के घाट में। उसी प्रकार से ठीक नोड यहाँ पर बनी हुई है, कहाँ पे? आर्मेनिया में। उसको बोला जाता है आर्मेनियाई घाट। आर्मेनियाई घाट से एक तरफ तो ये जो आप देख रहे हो एल्बुर्ज है, ये क्षेत्र का निकला है, एक तरफ से जो टर्की का टॉरस पर्वत श्रेणी है ये निकली है, और भी आसपास में जो पर्वतीय पठार क्षेत्र है वो इसी घाट से निकला है। यहाँ पर ये घाट का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं लोग आर्मेनिया की घाट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये पर्वत हो गए, कोई बचा तो नहीं? हाँ, एक पर्वत और देखें आप, ग्रेट खिंगन पर्वत। ग्रेट खिंगन पर्वत देखें रूस और चीन की सीमा के आसपास मिलेगा आपको, पूर्व में। रूस और चीन की सीमा में देखें ग्रेट खिंगन, हिंदी वाले देखना बृहद खिंगन, 2 खिंगन होंगे, लघु खिंगन, बृहद खिंगन। हाँ, ग्रेट खिंगन, यहीं से एक नदी निकल रही है, आमोर नदी। बढ़िया सभी को, रूस वाले रीजन में ग्रेट खिंगन माउंटेन। तो ये याद रखिएगा, ये इस सीमा पर पड़ता है रूस वाले क्षेत्र में, ग्रेट खिंगन। ठीक है, आमोर नदी के सीधे। अगला पर्वत देखिए आप, इसी एशिया में अल्ताई माउंटेन, अल्ताई पर्वत। मिल गया तो अल्ताई पर्वत देखें, यहीं मिल जाएगा आपको एशिया वाले मैप में, अल्ताई पर्वत। चलिए, मिल गया अल्ताई पर्वत। अल्ताई पर्वत से कौन सी नदी निकल रही है? देखें, कौन सी? एरतीस, एक और निकल रही है। ठीक है, और नदी की क्या विशेषता है? हाँ, लक्ष्मी को याद आएगा। बताएं क्या है ओम नदी का मुहाना? ओम नदी का मुहाना विश्व का सबसे बड़ा मुहाना किस नदी का है? ओम नदी का है। देखिए, आगे जाके ओम नदी काला सागर के पूर्व में गिर रही है। ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर बना होगा ना काला सागर के पूर्व में। काला सागर के पूर्व में आप देखिए, मानो यहाँ पर ये अल्ताई पर्वत है, यहाँ से निकल रही है ओम नदी, आगे जाके ऐसे चौड़ा हिस्सा बना रही है, जैसे। ठीक है, ऐसे। तो ये चौड़ा हिस्सा है जो मुहाना है, माउंट। तो ये जो माउंट है, ये सबसे चौड़ा माउंट किसका है? ओम नदी का। पूछा जाता है जीके में प्रश्न, सबसे बड़ा मुहाना किसका है? ओम नदी का मुहाना। चलिए, अगला देखिए यहाँ पर, ये तो पर्वत हो गए। अब थोड़ा सा पठार देख लें। एशिया में पठार देखें, सबसे पहले यही पामीर का पठार है, जिसे हमने पर्वतों में पढ़ा था, ये पामीर की गांठ।
थोड़ा सा ऊंचा वाला भाग है और ऊपर से थोड़ा सा चपटा वाला भाग है, तो इस कारण इसको हम लोग पामेर का पठार भी कहते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत है, पामेर का पठार किस नाम से जाना जाता है? पामेर के पठार के नाम से। चलिए, तो पामेर का घाट मिल गया, ठीक है। अगले देखिए आप तिब्बत का पठार, भैया काराकोरम और कुल्लू के बीच में तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार भी क्या है? विश्व का प्रसिद्ध पठार है, विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तिब्बत का पठार ऊंचे वाले क्षेत्र में अवस्थित है। कई बार इसका भी नाम आपको मिलेगा विश्व की छत, कई जगह पे ना, कई मैप में आपको ये भी दिया होगा कि ये विश्व की छत है, लेकिन ज्यादातर वो आता है पामेर घाट के संदर्भ में आता है, पामेर नॉर्थ विश्व की छत है। ये बड़ी छत है, बड़ा आकार है, बहुत बड़े स्तर पर है। और तिब्बत पहले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अंतर्गत आता था 1949-50 से पहले। बाद में चीन ने क्या इस पे कब्जा कर लिया। चीन की एक पॉलिसी चलती है विस्तारवादी पॉलिसी, ठीक है। एशिया का ड्रैगन किसको कहा जाता है? चीन को। एशिया का ड्रैगन चीन को कहा जाता है। चलिए अगला देखें, आपको मिलेगा तकला मकान मरुस्थलीय क्षेत्र, मिला? ध्यान सान कुल्लू सान के पास मिलेगा तकला मकान, तकला मकान मिल गया। इसके पूर्व में आपको एक बेसिक मिलेगा, तारीख बेसिक। इसके पूर्व में तारीख बेसिक, तारीख द्रोणी तारीख बेसिक मिल गया, ठीक है। अगला मकान हो गया, ये भी एक मरुस्थलीय उच्च भूमि है। अगला पठार देखिए यहाँ पे लद्दाख का पठार। लद्दाख में वही मैप देखिए फटाफट से आपको, जहां पर हमने अभी भारत का मैप देखा था ना, जिसमें देखा था लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में, वहां पर दिया हुआ है, बढ़िया अच्छा किसी लिख जाएगा लद्दाख का पठार। इसके कुछ भाग पर चाइना का नियंत्रण है, लद्दाख के पठार पर। भैया लद्दाख का पठार, लद्दाख पर्वत श्रेणी नहीं है, पूर्व में देखिए, पूर्व में भैया क्या हुआ? बेसिक क्या होता है बताते हैं, पहले पर्वत देख लें। ये लिखा हुआ है यहाँ पर लिकी टांग का मैदान, इसी के नीचे मिल जाएगा लद्दाख का पठार। मिल गया ये सोडा का मैदान, लिकी टांग का मैदान, इसी पर लद्दाख का पठार। इसके अधिकतर भाग पर क्या है? चाइना का नियंत्रण है। और चाइना वाले भाग में यहाँ पर आपको कुछ ग्लेशियर भी दिखेंगे, देखें आपको भारत में भी पढ़ने ग्लेशियर साथ में देख लेना। देखिए पियाफो, बाल्टेरो, इस पर ग्लेशियर मिल जाएंगे यहाँ पर, पियाफो, बाल्टेरो, इस पर सियाचिन। सियाचिन को तो आप जानते होंगे, क्या विशेषता है सियाचिन? विश्व का सबसे युद्ध स्थल है। कौन कौन लड़ाई करता है यहाँ? भारत, चीन और पाकिस्तान, बिल्कुल तीनों देशों की सेना यहाँ पर अवस्थित है। चलिए ठीक है, ओके। अगला देखिए आप दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र, एमपी के पश्चिम भाग, यहाँ पर है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, पठार। अगला देखिए आप दक्कन का पठार तो सबको मिल जाएगा ना, भारत में सबने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा दक्कन का पठार। अगला देखें आप अरब का पठार। अरब का वैसे तो ये मैदान है, लेकिन इसमें भी कुछ पर्वत है, कुछ ऊंची भूमियां हैं, जिसको हम लोग पठार बोलते हैं। मुख्य रूप से याद रखिएगा अरब का पठार का विस्तार सऊदी अरब में ज्यादा है, क्योंकि सऊदी अरब ही अरब के पठार का सबसे बड़ा देश है। तो ये अरब का पठार मुख्य रूप से यहाँ पर है। अगला देखें अनातोलिया का पठार। टर्की देखें, टर्की, टर्की देश देखें, वहां पर मिलेगा आपको अनातोलिया का पठार। मिल गया? इसके नाम याद रखिएगा, इसका नाम तुर्की का पठार भी है, ठीक है, तुर्की पठार। दूसरा नाम है इसका अनातोलिया पठार, अनातोलिया पठार। और तीसरा नाम है इसका एशिया माइनर, एशिया माइनर। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एशिया माइनर का पठार, एशिया माइनर, ठीक है। अनातोलिया, टर्की, एशिया माइनर। रूस, जो एशियन तुर्की है
एशियन तुर्की का जो लगभग 98 से 97% पार्ट जो है वो अनातोलिया के पठार में है, और यूरोपियन तुर्की का केवल 2 या 3% भाग जिसको थेरेस कहा जाता है, वह थेरेस जो इसमें शहर बसा हुआ है इस्तांबुल, वह इस्तांबुल यूरोप में शामिल होता है। बीच में एक सागर है मरमरा सागर, एक जल संधि है, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा ये तुर्की का पठार हो गया। अगला आप आर्मेनिया का पठार, आर्मेनिया की नोट हमने देखी थी, इसी के केस पे चालक के पश्चिम की तरफ आप देखोगे तो आर्मेनिया देश में आर्मेनिया की पठार, ठीक है। तो ये प्रमुख पठारी क्षेत्र हो गए। अगला देखिए आप शान का पठार, शान का पठार जो हमने अभी पर्वत पढ़े थे, पेकोयोमा नागानियोमा, 2 नदियां देखी थी, इरावती साल्विन, वहीं पे देखिए आपको मिल जाएगा शान का पठार, शान का पठार, ठीक है। हाँ शान 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 का पठार, ध्यान नहीं दिया क्या? शान का स्टिकर, ठीक है। तो आप याद रखिए तो शान का पठार है। वैसे बहुत ज्यादा ऊंची भाग नहीं है, लेकिन ये 2 पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य अवस्थित है, बहुत फेमस है शान का पठार। इसका उतना ही महत्व है जितना भारत के लिए ये जो पठारी क्षेत्र है इनका महत्व है। शान के पठार में मुख्य रूप से 2 नदियां बहती है, कौन सी? इरावती और साल्वी, और भी है जिंदविल भी है यहाँ पर, लेकिन शान के पठार में जो फसल की जाती है वो चावल की मुख्य रूप से फसल की जाती है, इसीलिए इसके चावल का कटोरा, म्यांमार के चावल का कटोरा कौन सा है? शान का पठार। म्यांमार के चावल का कटोरा भी शान के पठार को कहा जाता है। तो ये देखिए हमने प्रमुख रूप से पठार, और तो कोई छूटा नहीं, देख लेते हैं एक बार। हाँ एक पठार और देखने आप लोग, मेसोपोटामिया का पठार, मेसोपोटामिया का पठार। मेसोपोटामिया किसको कहा जाता है? इराक को कहा जाता है। इराक। तो इराक में चले जाए, ईरान के उत्तर में आपको मिल जाएगा मेसोपोटामिया का मैदान। पठार नहीं दिया होगा, हिंदी में दिया होगा मेसोपोटामिया का मैदान। वहां से 2 नदियां निकल रही है, दजला और फरात। मिली? दजला फरात मिल गई? अरे भैया मिल गई? दजला फरात तो नहीं दिया, यूफ्रेटिस दिया होगा, टिग्रिस दिया होगा, बिल्कुल। तो ये जो नदियां है ना यूफ्रेटिस और टिग्रिस, इनको पुराने जमाने में कहा जाता था दजला और फरात, ठीक है। याद रखिएगा इनको बोला जाता था नदियां है, नदियां, 2 नदियों के बीच में एक सभ्यता का निर्माण हुआ। जैसे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं ना, वैसे यहाँ पर जो सभ्यता का विकास हुआ इन 2 नदियों के बीच में, टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच में। टिग्रिस जो थी उसको दजला, और जो यूफ्रेटिस है उसको बोलते हैं फरात। तो इन दोनों नदियों के मध्य जो सभ्यता बनी उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया है। विश्व की बहुत फेमस सभ्यता थी, 3-4 सभ्यता आती है, एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक चीन की सभ्यता, एक सिंधु घाटी सभ्यता, और एक आती है मिस्र की सभ्यता। अगला देखिए यहाँ पे मरुस्थल देख लें फटाफट से, ठीक है। मरुस्थल देख लें तो सबसे पहले देखिए भारत में कौन सा मरुस्थल है? थार। और कौन सा है? लद्दाख भी, ठीक है। भारत में भैया थार का मरुस्थल और लद्दाख का मरुस्थल, ठीक है। लद्दाख का मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल गर्म मरुस्थल है। अच्छा थार का मरुस्थल जो स्तर पाकिस्तान में भी है, उसको वहां पर किस नाम से जाना जाता है? किसी को नाम याद आ रहा है? शायद मैंने बता दिया था, मैं बताया था। थार का मरुस्थल का विस्तार पाकिस्तान में भी है। यहाँ पर तो हम लोग इसको बोलते हैं थार, मतलब रेत, थार का मतलब रेत ही होता है, ठीक है। इसका विस्तार पाकिस्तान वाले रीजन में भी है। तो पाकिस्तान वाले रीजन में थार को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा चोलिस्तान, ठीक है, चोलिस्तान। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, भारत में थार के नाम से। और यहाँ पर हमारा लद्दाख का मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, लद्दाख। अगला देखिए अभी हमने पठार पढ़ा था तियानशान और कुर्दुशान के बीच में तगला मकान, वो मरुस्थल है, ठीक है। पठार भी है, लेकिन पठार के ऊपर अगर कोई जमीन उपजाऊ ना हो, उस पे कोई
वनस्पति या जीव जंतु निवास ना करते हो तो वो मरुस्थल हो गया। ठीक है, तो जो बेसिन है, ठीक है, तारिक बेसिन। अच्छा, अभी बेसिन आपने प्रश्न पूछा था कि बेसिन क्या होता है। बेसिन क्या होता है, क्षेत्र में नदियां बहती हैं, ठीक है, नदियों का जो क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि ये नदी बह रही है कहीं पे, ये वाला क्षेत्र, अब इसमें कुछ सहायक नदियां भी आके बहेगी। नदी हमेशा कहाँ बहती है, घाटी में बहती है, पर्वतों पे बहती है। घाटी में बहती है, पर्वतों से भले निकलती है लेकिन बहती है घाटी में, यानी कि निचले वाले भाग में। हम दो संरचनाएं पढ़ते हैं, एंटिक्लाइन और सिंक्लाइन। ठीक है, एंटिक्लाइन मतलब ऊपर उठा हुआ भाग, सिंक्लाइन मतलब नीचे वाला भाग। तो इसको हम बोलते हैं अभिनति। अभिनति यानी कि इस वाले भाग में नदियां बहती है। अब इस वाले भाग में बहती है तो आसपास वाले क्षेत्र को, इसको नदी घाटी या नदी द्रोणी या बेसिन क्षेत्र कहा जाता है। नदियों का अपवाह क्षेत्र बेसिन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तारिक बेसिन के पूर्व में आपको मिलेगा कौन सा, तकला मकान मरुस्थल। मिल गया सभी को, तकला मकान, तकला मकान। अगला देखिए, तकला मकान के बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा गोभी का मरुस्थल। ये भी ठंडा मरुस्थल है, गोभी का मरुस्थल, गोभी का मरुस्थल। क्लियर। अगला देखिए, अरब का प्रायद्वीप है। अरब के प्रायद्वीप में आपको सऊदी अरब में दो मरुस्थल मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा आपको रुब अल खली या रब अल खली दिया होगा, मिला रुब अल खली या रब अल खली। एक देखिए आप लोग अल नाफूद, उत्तर मध्य में मिल जाएगा अल नाफूद, मिल गया अल नाफूद। तो यहाँ पर दो मरुस्थल है, एक लिख लेते हैं हम लोग रुब अल खली। ठीक है, रुब अल खली, अल खली, और एक तरफ लिख लेते हैं अल नाफूद, अल नाफूद। चलिए अगला देखिए आप ईरान में। ईरान में भी आपको दो मरुस्थल मिलेगा, एक मिलेगा दस्त-ए-कबीर। ईरान में देखिए दस्त-ए-कबीर, दस्त-ए-कबीर। एक मिलेगा दस्त-ए-लूट, दस्त-ए-लूट, मिलिए दस्त-ए-लूट। ठीक है, तो ये ईरान के दो मरुस्थल है, दस्त-ए-कबीर, दस्त-ए-लूट, और सऊदी अरब के अल नाफूद, रुब अल खली। ठीक है, अनातोलिया जो टर्की वाला क्षेत्र है उसमें भी पर मतलब थोड़े से मरुस्थल हैं, वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये प्रमुख एशिया के मरुस्थल हो गए। और तो कोई नया रहेगा, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा मैदान देख लेते हैं, बाकी नदियां रहेगी, झील रहेगी, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, मैदान में आप देखिए चाइना में चले जाएं। चाइना में आपको मिलेगा, चाइना के सबसे उत्तरी भाग में देखिए जहां से रूस की सीमा लगी हुई है, उत्तर पूर्वी भाग में देखेंगे आपको जगह मिलेगी मंचूरिया। वो चिकन मंचूरियन जो खाते हैं ना, मंचूरियन जान कौन सी डिश आती है, वो मंचूरियन यहीं की डिश है। देखिए मंचूरिया, भैया मंचूरिया, मंचूरिया में लिखा हुआ मंचूरिया का मैदान। ये चीन का सबसे बोलेंगे कि सबसे उपजाऊ मैदान है मंचूरिया का मैदान, बहुत प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। ठीक है, चीन की एक्चुअल जनसंख्या यहीं पर निवास करती है, बाकी तो सब ऐसे कहते हैं चाइना वाले कि बाकी और सब क्या है, मिक्सअप है, मतलब किसी और के निवासी कहीं और के निवासी है। जो वास्तविक जो पुराने समय से चीन रह रहे हैं उस मंचूरिया वाले लोग हैं। ठीक है, असली चाइना जिसको हम लोग बोलते हैं ना मंचूरिया वाले, तो ये मंचूरिया का मैदान है यहाँ पर। चलिए अगला देखिए, नीचे आप चाइना के नीचे आपको मंचूरिया के मैदान के नीचे दिखेगा चीन का मैदान। ठीक है, मंचूरिया के मैदान के नीचे आपको चीन का मैदान में दिख जाएगा, जहां पर आपको नदियां मिलेंगी, यांगत्से, पांगो, वहीं पर आपको मंचूरिया का मैदान भी मिल जाएगा और चीन का मैदान भी मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आप सिचुआन का मैदान, उसी के थोड़ा सा पूर्व की तरफ मिल जाएगा सिचुआन का मैदान। सिचुआन बेसिन दिया होगा या सिचुआन का क्षेत्र दिया होगा, सिचुआन मैदानी क्षेत्र पर्टिकुलर चीन के मैप में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। मिल गया, हाँ, सिचुआन का मैदान, सिचुआन मैदान। ठीक है, तो ये प्रमुख मैदान थे। इसके अलावा आपको पता ही है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान यानी कि जो गंगा जहाँ पर गिरती है वो लगभग गंगा यमुना जो नदी का संगम है वो पूरा गंगा का मैदान है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र की क्षेत्र असम वाले रीजन से आती है तो ब्रह्मपुत्र का, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र हो गया।
इसके अलावा और जो बचेंगे एक आता है मेसोपोटामिया का मैदान, जो भी हमने देखा था ना मेसोपोटामिया का पठार, वो जो दजला फरात या यूफ्रेटिस से टिग्रिस नदी जो हमने देखी थी, उसी का जो मैदानी क्षेत्र है वो कौन सा है? मेसोपोटामिया का मैदान। तो प्रमुख एशिया क्षेत्र में पड़ने वाले ये मैदान थे। ठीक है, अब इसकी हम झीलें देखेंगे बाद में। चलिए आज ही देख लें।